Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswati International Academy वापस। So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स चल रहा है और आज हम पार्ट 6 इसके पार्ट 6 लेक्चर 6 में इस लेसन को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं एक बार रिमाइंड कर दूं कि लेक्चर 5 जो था उसमें क्या पॉइंट्स हुआ था उस पर डिस्कशन कर ले। रिमाइंड करा दूं आपको कि पार्ट 5 में हमने इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी पर हमारा टॉपिक चला था, डिस्कशन चला था। लाइक इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था, इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन था, और नंबर ऑफ टॉपिक उसमें इंक्लूड हुए थे, राइट। आज पार्ट 6 में हम जिन पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे उन पॉइंट को देखें। तो चैप्टर 6 पार्ट 6 में आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंज में बात करेंगे हेसलॉफ कांस्टेंट हीट समेशन, बॉर्न-हाइबर साइकिल। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, पहला हेडिंग है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी और आइदर हम इसको वर्ड देंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? When two atoms are more than two atoms, chemically combine form product, then energy is released. Same way, when bond break, then energy is required. अगर हम देखें तो किसी बॉन्ड को तोड़ने, मतलब हम दो एटम ले रहे हैं, वो सिंगल, डबल, ट्रिपल या आयनिक बॉन्ड कुछ भी फॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट, तो फॉर्मेशन के ड्यूरिंग हीट एनर्जी लूज करता है सिस्टम, एनर्जी रिलीज होती है और फिर उसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या एनर्जी क्या करनी पड़ती है, सप्लाई करनी पड़ती है। बट दोनों केस में हम बॉन्ड फॉर्मेशन हो या बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हो, दोनों केस में हमें वर्ड देते हैं क्या, हम देते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी। सो स्टूडेंट, अब बात करें हम बॉन्ड इंथैल्पी की। तो ये पॉइंट्स हो गया, किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में जितनी इंथैल्पी रिक्वायर्ड होती है उतने ही उसके बॉन्ड को ब्रेक करने में होती है, बट दोनों का साइन अपोजिट होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लैप्लास एंड लैवोसियर। सो बॉन्ड इंथैल्पी है क्या, या बॉन्ड एनर्जी बोलते क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट required, the amount of energy that required to break one more covalent bond to separate atom in gas phase is called बॉन्ड इंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। किसी बॉन्ड को ब्रेक करके एटम को गैसेस फेज में लाने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की जाती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे हम बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी देते हैं। इसी का रिवर्स कर देंगे कि ब्रेक की जगह फॉर्मेशन। सो इसे बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं। इट इज also called bond dissociation enthalpy.
Sometimes, student, it is called enthalpy of atomization from molecules. The amount of energy that required to separate atom from a diatomic molecules is called enthalpy of atomization. लाइक H2 है, हमने यहाँ दिखाया पहला एग्जांपल। दूसरे में हम ले रहे हैं Cl2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल स्टूडेंट। इस डायटोमिक मॉलिक्यूल से हम हीट एनर्जी सप्लाई करें और बॉन्ड को ब्रेक करा दें। ब्रेक करा के दोनों क्लोरीन एटम को गैस फेज में सेपरेट करें। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल से एटम को सेपरेट करने के लिए जो एंथैल्पी लग रही है वो है 242 किलोजूल पर मोल। तो मैं आपको बता दूं 242 इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ व्हाट इज एटमाइजेशन, बट इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन वेयर बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। क्लियर? तो एटमाइजेशन का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, डायटोमिक ट्राइटोमिक हो, उनके बॉन्ड को ब्रेक करके एटम को सेपरेट करने के लिए, लाइक जैसे ही HCl है, बॉन्ड ब्रेक करके H गैस फेज में प्लस Cl गैस फेज में लाने के लिए जो एनर्जी लग रही है हमें, हम उस एनर्जी एंथैल्पी को जो होगी उसे मोड़ देंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटम में कन्वर्ट करने के लिए हम लगा रहे हैं तो 431 किलोजूल पर मोल। लाइक सेम वे अगर हम देखें एग्जांपल 4 राइट कराऊं, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द नंबर ऑफ नेम इंप्लाइज किए गए हैं। लाइक CH4 में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम 4 सिंगल बॉन्ड्स अटैच हैं। अब इसको सेपरेट करना C+4H, मतलब चारों एटम सेपरेट हो गए, कार्बन भी सेपरेट हो गया। और अब इसके लिए जो एनर्जी सप्लाई की गई है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो 1664 किलोजूल पर मोल। सो स्टूडेंट, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, जो भी बोलो। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इस पॉइंट को हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है बॉन्ड एंथैल्पी के नेम से। वहाँ पर आपको उसके फैक्टर भी बताए गए हैं कि एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, रिड्यूस होगी। साइज छोटा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज होगी, क्योंकि एटम काफ़ी क्लोज होंगे, बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। तो ये सारे फैक्टर से रिलेटेड हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है एंड चैप्टर 4 में भी डिस्कशन किया इस पर। सो ये हो गया हमारा बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। एंड देन आफ्टर, अब एंथैल्पी से रिलेटेड पॉइंट्स, एक अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी से रिलेटेड पॉइंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे हेस लॉ। हेस और हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन है क्या? साइंटिस्ट हेस ने 1840 में इस कॉन्सेप्ट को दिया बाय स्टडी ऑफ द डिफरेंट या नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड उन केमिकल रिएक्शन में चेंज इन एंथैल्पी को, खासकर 8 पॉइंट जो रिलेटेड है वो किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन की एंथैल्पी से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको बता दूं कि इन 1840 साइंटिस्ट हेस ने इस रूल को दिया है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट ये राइट करेंगे कि इट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट हेस in 1840. तो it was given by scientist Hayes in 1840. कॉन्सेप्ट क्या था? According to
this law according to this law. इस लॉ में क्या बताया गया है? according to this law, the formation of compound or occurs several step or one step. Total enthalpy of reaction or formation of compound remains same. Means कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन डायरेक्ट वन स्टेप में हो रहा है या मोर देन वन स्टेप में, जो इंथैल्पी है उस रिएक्शन की वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसके फॉर्मेशन की इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? तो मीनिंग क्या है यहाँ पर पॉइंट हो गया कि इफ एनी केमिकल रिएक्शन या फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड आर कंप्लीटेड इन व्हाट इज मोर देन वन स्टेप, then the sum of the enthalpy of the each step will become equal to the enthalpy that completed in one step. मीनिंग यहाँ पर ये हो गया, मैं समझा रहा हूँ पॉइंट्स को, बहुत ज़्यादा नहीं, डेफिनेशन और राइट करूँगा, बाकी पॉइंट राइट करना होगा। एज एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट को जाऊँ तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ किसका? फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दो तरह से होता है। एक मैंने राइट कर दिया स्टेप 1, कार्बन रिएक्ट विथ और कंबाइन विथ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, C plus half O2 and now gives CO. C plus half O2 and now gives CO. यहाँ पर मैं बात करूँ तो चेंज इन इंथैल्पी -26 किलो कैलोरी पर मोल है। जूल में होगा तो चेंज डिफरेंट वैल्यू होगी, अप्रॉक्स 110 पॉइंट समथिंग। स्टेप 2 की बात करूँ मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड further combined with oxygen give CO2, means CO plus half O2 further combined gives CO2 and change in enthalpy, यहाँ जो अब CO से CO2 में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, और जो इंथैल्पी यहाँ रिलीज हुई माइनस, मतलब ये 2 स्टेप का हो गया, ये 1 स्टेप का हो गया, डेल्टा 68 किलो कैलोरी पर मोल। अब इन पॉइंट को देखें, CO2 के फॉर्मेशन की इंथैल्पी 86, 14 to 8 9 minus 94, that is the delta H of CO2। अब मैटर यहाँ ये हो गया कि C डायरेक्टली कंबाइन विद द O2 एंड गिव CO2, एंड ऑब्जर्वेशन से पता चला कि डेल्टा H जो है इसका वो 94 किलो कैलोरी पर मोल है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन 1 स्टेप में हो या मोर देन 1 स्टेप, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। मीन्स इसको बाय हम दिखाएं तो C plus O2 एंड नाउ गिव्स, यहाँ पर क्या करेंगे हम, C plus O2 and now gives CO2, that is the delta FH, and here C first step H1 combined with the half O2 gives CO2 plus half O2 and get converted in CO2, that is the H2, means delta FH is equal to H1 plus H2,
मीन्स कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन वन स्टेप में होता है या मोर देन वन स्टेप, स्टूडेंट टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आर रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? सो ये पॉइंट्स हो गया। अब इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, इसको हम न्यूमेरिकली कैसे डिनोट कर सकते हैं? एज एग्जाम्पल मैं एक साइकिल ले रहा हूँ, सपोज दैट एक कंपाउंड का फॉर्मेशन नंबर ऑफ स्टेप में हो रहा है। एक कंपाउंड जैसे ए है और बी में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट, और ये है डेल्टा एच, मतलब बी का ए का बी से फॉर्मेशन। अब ए से बी का फॉर्मेशन के और भी तरीके हैं। कैसा? ए पहले इंटरमीडिएट सी में जाए और सी से फिर वापस कहाँ जा रहा है? बी में जा रहा है। या तो ए प्रोसेस वाइज जा रहा है डी, और डी से फिर बी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर है क्या? यहाँ मतलब ये हो गया कि ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है और ये H4 है। तो चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन में किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन वन स्टेप में हो या मोर देन वन स्टेप में, टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सो स्टूडेंट, ये हेसलॉक कॉन्स्टेंट समेशन था, जहाँ पर हमने स्टडी किया कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन डायरेक्ट वन स्टेप में हो या मोर देन वन स्टेप में। मोर देन वन स्टेप में होने वाले रिएक्शन की एंथैल्पी को ऐड करें, ऐड करके देखें तो जो डायरेक्ट रिएक्शन वन स्टेप में हो रहा है तो दैट्स क्लियर, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो व्हाट एप्लीकेशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ की बात करूं मैं यहाँ पर, तो हेस लॉ का एप्लीकेशन है क्या, क्या क्या डिटरमाइन करते हैं? तो पहला पॉइंट हम बात करेंगे, डायरेक्ट उस पर आते हैं। इट इज यूटिलाइज्ड, इट इज used for determination of it is used for determination of different enthalpy change in different type of reactions। लाइक पहला, अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं यहाँ पर, तो हम बात करेंगे यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी, डिटरमिनेशन ऑफ द बॉन्ड एंथैल्पी, डिटरमिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इट इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ enthalpy of neutralization, enthalpy of neutralization, enthalpy of combustion, enthalpy of formation, सो हेस लॉ कॉन्स्टेंट समेशन का नंबर ऑफ यूज है यहाँ पर। तो हम किसी भी रिएक्शन प्रोसेस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन है, एटमॉइशन है या बॉन्ड एंथैल्पी जिसको बोल रहे हैं, इन सब में हम यूज करते हैं किसको? हेस लॉ कॉन्स्टेंट समेशन को। क्लियर? सो देन आफ्टर, अब इसी से रिलेटेड जो चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, और यहाँ दोनों जगह कॉमन पॉइंट्स है, वो बात करेंगे हम। यही पॉइंट्स है नाउ रिलेटेड टू द बॉन्ड हैवर साइकिल। बॉन्ड हैवर साइकिल एंड हेस लॉ कॉन्स्टेंट समेशन, स्टूडेंट दोनों सिमिलर चीजें हैं, बस डिफरेंस यहाँ पर क्या है? डिफरेंस ये है कि जो बॉन्ड हैवर साइकिल है वो आयनिक कंपाउंड के लिए साइंटिस्ट बॉन्ड हैवर ने देखा, तो रिसर्च की जो सर्च उनकी NaCl के आयनिक कंपाउंड के कोई भी फॉर्मेशन में जो वन स्टेप या फिर मोर देन वन स्टेप में होता है। बट आपको एक चीज मैं बता दूं कि हेस लॉ कॉन्स्टेंट समेशन, हेस लॉ कॉन्स्टेंट समेशन जो है वो कोवैलेंट पर दिया है। साइंटिस्ट ने कोवैलेंट कंपाउंड पर CO2, NH4Cl, इन सब पर जो पार्शियल आयनिक रखते हैं करेक्ट, उन पर स्टडी उनका ज़्यादा था तो उन्होंने दिया, और यहाँ बॉन हैबर ने NaCl पर बताया। साइंटिस्ट बॉन हैबर ने एक पॉइंट बताया आपको, क्या? द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन two
opposite charge ions is depend at lattice enthalpy of compound। मतलब किसी भी दो आयन के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसके फॉर्मेशन की लैटाइस एंथैल्पी। लैटाइस एंथैल्पी क्या होता है? किसी क्रिस्टल सॉलिड, मतलब सॉलिड में कोई दो आयन्स हैं, उनको इतनी हीट एनर्जी दो कि दोनों आयन के बीच का बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड टूटे और वो दो आयन गैस फेज में कन्वर्ट हो। तो मतलब सॉलिड से गैस फेज तक, मॉलिक्यूल से कंपाउंड से एटम को फ्री स्टेट में लाने के लिए गैस फेज तक जो एनर्जी सप्लाई होती है उसे हम वर्ड देते हैं लैटाइस एंथैल्पी। तो मतलब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसकी लैटाइस एंथैल्पी बनता है। मतलब जितनी हाइट द लैटाइस एंथैल्पी इजियर टू द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। किसी कंपाउंड की लैटाइस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी वो आयंस आसानी से एक दूसरे से क्लोज आएंगे और को आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। सो ऐसे केस में स्टूडेंट हम बात करेंगे यहाँ साइंटिस्ट बॉन हेबन ने स्टडी किया किस पर? फॉर्मेशन ऑफ NaCl पर, और इनका भी कॉन्सेप्ट वही हेज से रिलेटेड है जहां हम चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग और यहाँ दोनों जगह पढ़ सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बॉन हेबर, द फॉर्मेशन ऑफ एनी ionic compound are completed in one step or more than one step. The total enthalpy remains constant. Total enthalpy remains constant. अब पॉइंट पर आते हैं हम लोग। एज एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ NaCl। मैं आपको बता दूं कि NaCl की किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होती है? मतलब निगेटिव होती है। तो हाफ Cl2 कंबाइन हो रहे हैं और बना रहे हैं क्या? NaCl। डेल्टा FH इज इक्वल टू जो है या डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन जो है यहाँ पर -411 अप्रॉक्स किलोजूल पर मोल। डायरेक्ट वन स्टेप बना। बोलते कि द फॉर्मेशन ऑफ NaCl आर completed in 5 steps. Completed in 5 steps. Step 1 में हम क्या करेंगे? किसी NaCl डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे NaCl जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर उसको देखें तो NaCl सॉलिड में होता है। तो हम लिखेंगे पहला पॉइंट हमारा आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में जाएंगे तो यानी जो सॉलिड फेज में है उसको इतनी हीट एनर्जी देंगे कि सोडियम किस फॉर्म में है? गैस। चेंज इन एंथैल्पी हम लिखेंगे क्या? डेल SUB H इज इक्वल टू 108 किलोजूल पर मोल। फिर आता है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोडियम गैस फेज में आने के बाद 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कन्वर्ट होता है सोडियम आयन में, और उस समय एंथैल्पी जो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो एलिमिनेट हो रही है यहाँ पर, आयनाइजेशन एंथैल्पी H इज इक्वल टू जो वैल्यू है 496 किलोजूल पर मोल। फिर अब हमें चाहिए
क्लोरीन। आयन बन गया Na+ तो Cl- Ca NaCl फॉर्मेशन के लिए। तो मैं आपको बता दूं इंथैल्पी ऑफ डीकंपोजिशन, स्टूडेंट, enthalpy of decomposition of Cl2. You know, Cl, chlorine is a non-metal that found in diatomic phase in nature. So एटॉमिसिटी इसकी क्या है? 2 है, डायटोमिक है। हमें NaCl बनाने के लिए कितना क्लोरीन चाहिए? सिर्फ 1। तो पहले हम Cl2 के बीच में जो सिंगल बॉन्ड उसको तोड़कर दोनों Cl को सेपरेट करेंगे स्टूडेंट, और दोनों Cl को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे ही हम बोलते हैं क्या? इंथैल्पी ऑफ डीकंपोजिशन। ये डीकंपोजिशन हो गया। इंथैल्पी ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ Cl2 इज 121 किलोजूल पर मोल। एक का, 2 का 242 है, हम 121 कंसीडर करेंगे। एंड देन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ Cl। अब क्लोरीन यहां से गैस फेज में आने के बाद एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl- इज माइनस हमारा जो वैल्यू है 346 किलोजूल पर मोल। एंड देन लास्ट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब NaCl का फॉर्मेशन होगा, यानी प्लस और Cl- दोनों मर्ज होंगे स्टूडेंट, यानी प्लस Cl- मर्ज होंगे, बनाएंगे क्या? NaCl सॉलिड। और इंथैल्पी जो रिलीज होती है -787 अप्रॉक्स किलोजूल पर मोल। बॉन हाइबर साइकिल से क्लियर हुआ यहाँ पर कि NaCl का फॉर्मेशन डायरेक्ट 1 स्टेप में हो सकता है और यहाँ 5 स्टेप में होता है, और इनका भी कॉन्सेप्ट हेस लॉ से रिलेटेड है। तो अगला पॉइंट्स होगा कि हमारा बॉन हाइबर साइकिल समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि बॉन हाइबर साइकिल समझने के लिए अगला पॉइंट्स हमारा है ये बता रहा कि जो डेल्टा RH है NaCl का ऑफ NaCl विल बिकम इक्वल टू द डेल्टा H SUB sublimation प्लस डेल्टा आयनेशन इंथैल्पी प्लस डेल्टा यहाँ पर होगा डीकंपोजिशन ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन प्लस डेल्टा FH ऑफ NaCl। मीन्स इनका समेशन इक्वल होगा। ये 5 स्टेप में जो NaCl का फॉर्मेशन और सारी इंथैल्पी ऐड कर दें तो -411 जो 1 स्टेप का था इक्वल टू 108 प्लस 496 अप्रॉक्स वैल्यू ली गई है, और यहाँ पर फिर 121 क्लोरीन का डिकम्पोजिशन, फिर -348 अप्रॉक्स 46 प्लस -787। अब इनको माइनस प्लस करेंगे तो वैल्यू अप्रॉक्स कितना आएगी? -411। ये सिमिलर है बॉन हाइबर साइकिल जो है हेस लॉ से, बस दोनों में डिफरेंस यही है कि हम हेस लॉ को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट कोवेलेंट के लिए और बॉन हाइबर को आयनिक के लिए। तो इसका फॉर्मेशन बाय बॉन हाइबर साइकिल दिखाते हैं। क्या पॉइंट्स है इसका? हमने यानी लिया प्लस हाफ Cl2 लिया और डायरेक्ट फॉर्म हो गया क्या? यानी Cl। अब इस NaCl का फॉर्मेशन कितने स्टेप में हो रहा है? पहले हम राइट करेंगे यहाँ पर कौन सा? डेल्टा व्हाट इज दिस? SUB सब्लिमेशन इंथैल्पी। तो ये यानी कन्वर्ट हो गया किस में? गैस में, राइट। फिर क्लोरीन का कौन सी इंथैल्पी? डीकंपोजिशन इंथैल्पी, डेल्टा DHCl में आया। इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया, हमारा कन्वर्ट हो गया Cl- में। यह है इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फिर इसका आयनाइजेशन कराएंगे, यानी +1 इलेक्ट्रॉन, और ये है डेल्टा आयनाइजेशन इंथैल्पी। और फिर जो यानी मिला, यहाँ से दोनों को कंबाइन कराएंगे हम स्टूडेंट। ये आ गया पॉइंट्स। अभी सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन दोनों मर्ज हो गए और बना लिया NaCl। ये हो गया आपका
delta FH. That is the Born-Haber cycle. Born-Haber cycle. So स्टूडेंट, आज बात कर रहे हैं हम लेक्चर 6 में थर्मोडायनामिक्स के, चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर हमने जिन पॉइंट पर आज डिस्कशन किया है वो इंथैल्पी ऑफ, देखा जाए तो एटमाइजेशन, हेसला कांस्टेंट हीट समेशन एंड अदर थिंग्स इज दिस। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, मीन्स पार्ट 7 में हम बात करेंगे क्लियर रिमेनिंग टॉपिक पर। थैंक यू।